दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के अंतर्गत चुनाव आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो उत्तर है 2013-14 में। दोस्तों नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मतदाताओं को चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी न चुनने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में नोटा का बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और तभी से चुनाव में वोटिंग मशीनों में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था कब? तो उत्तर है 1966 में। दोस्तों भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था। श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन बाद में के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दोस्तों एक समिति है जो कि भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। और आप जान लीजिए, वर्ष 1809 में गठित स्वीडिश संस्था ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? तो उत्तर है 1968 में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले 1968 में विधेयक पेश किया गया था। और लोकपाल क्या है दोस्तों? लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक पद है। भारत में लोकपाल स्थापित करने का विचार सबसे पहले 1963 में आया। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार संसद में प्रथम बार इसे पेश किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में संसद में पुनः पेश किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 2016 में अधिनियम बना। और मार्च 2019 में पहले लोकपाल अध्यक्ष पद की घोषणा की गई। और दोस्तों भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं। और आप जान लीजिए कि इस संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य हैं और इनकी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। दोस्तों लोकपाल के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं। स्वीडन में सबसे पहले 1809, याद रखिएगा 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लोपाला शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है लोगों की देखभाल करने वाला। और भारत में लोकपाल बिल पास करने में समाजसेवी अन्ना हजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त राज्यों के लिए गठित संस्था है। और जनवरी 2016 में संजय मिश्र को उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल 8 वर्ष का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले 1809 में ओम्बुड्समैन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी सबसे पहले 1809 में ओम्बुड्समैन की स्थापना, जिसका हिंदी अर्थ जनहित रक्षक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो सही उत्तर है भारत में 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई रहे। बाद में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो आप जान लीजिए, केंद्र में लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकपाल संस्था की गठन की बात की गई है और लोकायुक्त जो है ये अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त के बारे में जो सही कथन हैं उनको देखते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निर्वाचन आयुक्त के बारे में सही कथन ये है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आए होता है। और ये सभी निर्वाचन आयुक्त के बारे में सही कथन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कौन कहते हैं? तो देखिए, लायड और सूसन रुडोल्फ। दोस्तों, लायड और सूजन रुडोल्फ ने भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय कब बनाया गया? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में दोस्तों जो ये हमारा चुनाव आयोग है इसको 3 सदस्यीय निकाय कब बनाया गया? तो 1993 से। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1993 से भारत में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। किसने? तो देखिए, एन गोपाला स्वामी। दोस्तों, एन गोपाला स्वामी जब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई है कब? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई है और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 263 यानी 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ये एक संवैधानिक निकाय है। 1988 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और परिषद में 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष आप जानते हैं कौन होता है? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन हुआ और इस परिषद में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। तो भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष दोस्तों ये प्रधानमंत्री होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के गठन की बात कही गई है। अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये परिषद क्यों गठित की जाती है तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करने,
उस पर सलाह देने और राज्यों और संघ या राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण करने और उन पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से किया जाता है। और प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। आप जान लीजिए दोस्तों, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सबसे पहले 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार द्वारा अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में दोस्तों अंतर्राज्य परिषद स्थापित की गई थी कब? तो 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? तो उत्तर है क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं। और क्षेत्रीय परिषदें दोस्तों, इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। ये संविधानेतर इकाइयां हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, याद रखिएगा। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में दोस्तों देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ये आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड। पश्चिमी क्षेत्र परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। इसी तरह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी आते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम के लिए एक अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष संघ का गृह मंत्री होता है। और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री होते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जबकि क्षेत्रीय परिषदें संविधानेतर इकाइयां हैं और ये परामर्शदात्री इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी ये कब गठित की गई थी? तो उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था और इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष और योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था। और भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। हालांकि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नए नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग और निर्वाचन आयोग में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो उत्तर है नीति आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो उत्तर है नीति आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। और योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था और इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम से एक नया संविधानेतर निकाय बनाया गया है। तो योजना आयोग की भांति नीति आयोग एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। नीति NITI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं।
उपाध्यक्ष और इसके मुख्य कार्यकारी भी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी और गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री और जहां विधानसभा नहीं है वहां के राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है तो नीति आयोग। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो प्रोफेसर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? तो ये था 1951 से 1956 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के समयकाल में 8 दिसंबर 1951 को भारतीय संसद में ये योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई और इसका कार्यकाल 1951 से 1956 था। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देखरेख में चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित था। और आप जान लीजिए कि जो अब योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भी समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था कब? तो उत्तर है 1952 यानी 1952 में। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ क्योंकि उनका लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था। ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना, वहीं दूसरी ओर बृहद सामाजिक कायाकल्प करना भी है। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया गया ताकि सरकारी प्रयासों में बुनियादी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है कैसे? तो उत्तर है केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद ये रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता का दोषी है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। संथानम समिति ने भ्रष्टाचार और बोहरा समिति ने अपराधीकरण और राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम यानी पहले प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उसके द्वारा लोकपाल केंद्र में और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन हैं? तो उत्तर है न्यायमूर्ति संजय मिश्र। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग कैसे बनाया गया है? तो संसद द्वारा पारित कानून राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जनवरी 1992 में गठित ये एक सांविधिक निकाय है और यह ऐसा निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा बंधुआ मजदूर और उन्मूलन कानून पारित किया गया है कब? तो 1976 में। देखिए, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को पूरे देश से समाप्त किया गया है और इस गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव हुआ था कब? तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव हुआ था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला वित्त निगम कौन था? तो ये था दोस्तों पुनर्वास वित्त निगम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित पहला निगम पुनर्वास वित्त निगम था
इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसके अलावा जीवन बीमा निगम 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन 1953 में और इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना 1953 में की गई थी। निर्वाचन आयोग और अन्य प्रमुख संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों के बाद आइए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 317। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है और इसके अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के हटाने के बारे में अनुच्छेद 317 में प्रावधान है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो अध्यक्ष दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान होता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। और संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं कितने वर्ष तक? तो उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी इनमें से पहले हो अपना पद धारित करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं कैसे? तो उत्तर है भारतीय संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है कैसे? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में है और यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ये जरूरी है तो संसद ये या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी। तो नई अखिल भारतीय सेवा जो है ये राज्यसभा का इसमें अनन्य अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न लोक सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों का सही सुमेलन करना है। आप देखिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा ये राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। भारतीय पुलिस सेवा केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में, भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी स्टाफ कॉलेज बड़ौदा और आयकर सेवा प्रशिक्षण स्कूल नागपुर में उनका प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सबसे पहले अनुशंसा की गई थी किसमें? तो उत्तर है कोठारी आयोग में। दोस्तों कोठारी जो प्रतिवेदन था इसमें सबसे पहले लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की सबसे पहले अनुशंसा की गई थी और लोक सेवाओं में भर्ती की नई नीति और चयन प्रक्रिया पर विचार करने के लिए DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रशिक्षण के समय परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। तो जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है? तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान में, यानी ये एक संवैधानिक संस्था है, और UGC का जो गठन है वो अधिनियम के द्वारा किया गया है। आप जान लीजिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत और UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के समक्ष। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन, आयोग द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाता है और राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन इसी आधार पर राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा प्रतिवेदन राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के हों, जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता से कार्य करने के लिए वे कर्तव्यबद्ध होते हैं। इस प्रकार आप जान लीजिए कि इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो TGT PGT नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों में चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे TGT PGT, ELT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।